आज का जो ये वीडियो है ना, ये जो भी एक दो दिन से टॉपिक चल रहा है ना न्यूज़ में, नेपाल में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन सड़कों पर आ गई है और आवाज़ उठा रही है कि नेपाल को एक हिंदू कंट्री घोषित किया जाए फिर से। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें केवल और केवल नेपाल ही एक ऐसी कंट्री थी जो पहले हिंदू कंट्री होती थी 2008 तक। ये तो अभी रिसेंटली आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, लेकिन मुझे इससे पहले भी पता था कि नेपाल ही एक हिंदू कंट्री है। और रीज़न बता देती हूँ कि 1999 24 या 25 दिसंबर को एक प्लेन हाईजैक हुआ था इंडिया का और अफ़गानिस्तान ले जाया गया था उसे, काबुल में, जिसमें अजहर मसूद करके जो आतंकवादी इंडिया की जेल में था उसे छोड़ा गया था। 4-5 लोगों को छोड़ा गया था और प्लेन का नाम था IC-814। ये मेरी मेमोरी से कभी हटता नहीं है। एंड ये 24-25 दिसंबर को हुआ था। एंड उसी 1 वीक के अंदर अंदर नेपाल की जो शाही परिवार था उसी में उनके बड़े बेटे ने, जिसे आगे चल के राजा बनना था, कुछ उनके अपने आपसी मतभेद होंगे अपने परिवार के, बस चाचा और शायद उनकी पूरी फैमिली को वो बच गई थी क्योंकि शायद वो राज परिवार में उस वक्त नहीं थे, लेकिन बाकी सबकी हत्या कर दी थी और खुद भी सुसाइड कर लिया था। तो उसी टाइम पे ये न्यूज़ आई थी कि जब सबका अंतिम संस्कार हो रहा था तो जहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा था वहाँ पे केवल और केवल हिंदू ही जा सकते थे। क्योंकि होता है ना, जब इतना बड़ा शाही परिवार या किसी देश का कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनकी डेथ होती है तो दूसरी कंट्री के लोग भी आते हैं। तो उस समय पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया से इनवाइटेड थे उस अंतिम संस्कार के लिए। बाकी वहाँ अंतिम संस्कार जहाँ हुआ था वहाँ कोई और जाने के लिए अलाउड नहीं था क्योंकि इंडिया में हिंदू हैं। तो मुझे तभी से पता था कि नेपाल जो है हिंदू कंट्री है। 2008 में जो अब न्यूज़ में आ रहा है कि जो उनके छोटे भाई राजा बने, 2008 में वो सारा राज परिवार भी हटा दिया गया और अब नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री घोषित कर दिया गया। एंड 17 सालों में 13 बार वहाँ की सरकार बदली। ये तो अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में सुना है और अब फिर से नेपाल में शोर मच रहा है कि नेपाल को फिर से एक हिंदू कंट्री घोषित करना चाहिए, ताकि क्योंकि वहाँ की 80% पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है, ऑलरेडी हिंदू रह चुके हैं, इसलिए शोर मचा सकते हैं। पर हमारे हिंदुस्तान में ये होना बड़ा मुश्किल है। आवाज़ें यहाँ से उठती रहती हैं। अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हिंदू मतलब हिंदुस्तान को भी हिंदू कंट्री में तब्दील होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दरअसल मैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ और वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन मैं इस बारे में इस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचती कि एक मूवी आई और अब फिर से हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी होगी तो मैं भी शोर मचाऊँ कि हमें हिंदू होना है, हम हिंदू हैं। नो, नॉट एट ऑल। जैसे अभी छावा मूवी के टाइम पर हुआ, कश्मीर फाइल के टाइम पर हुआ, नुपुर शर्मा के टाइम पर जब उन्होंने स्टेटमेंट दी। और मैं इस चीज़ के खिलाफ क्यों हूँ? क्योंकि क्या होता है कि आप शोर मचाते हो, कुछ टाइम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना वो सारी कंट्रोवर्सी चलती है और उसमें 8, 10, 15 लोगों की जान चली जाती है। होता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग ना उस जगह तक जाके सोचते नहीं हो। आप सिर्फ ये है कि लड़ने के लिए एक मुद्दा मिल जाए, अभी बस मेरे को होगी एक्साइटमेंट, अब मैं अपनी दोनाली पकड़ूँ और इसको उठा के भून दूँ। मैं ना इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं कभी भी ऐसी भीड़ में शामिल नहीं होंगी। पर मैं क्या सोचती हूँ और कैसे सोचती हूँ मैं वो शेयर करूँगी। पूरी दुनिया में टोटल मिलाकर 57 कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्री। और इसके साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नाटो। ये नाटो की वजह से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। 1949 में नाटो कंट्री जो है वो फॉर्म्ड हुई थी और उस वक्त 12 कंट्री नाटो कंट्री में थी। आगे चल के और 20 कंट्री नाटो की मेंबर बन गई। यानी आज की डेट में नाटो की कुल मिलाकर 32 कंट्रीज़ हैं और मुस्लिम कंट्री कितनी है? 57 कंट्रीज़। इंडिया में जो शोर मचता है मैं उसकी बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करती। मुझे इंडिया में जो
हिंदू मुस्लिम का जो ये विवाद चलता रहता है उसमें केवल एक ही एक्ट पसंद आया और वो था जब 370 हुई थी। बड़ी शांति से सब कुछ हो गया था। ठीक है, तो इंडिया में जिस सोच से लोग काम करते हैं मैं उसको फॉलो नहीं करूँगी। मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मेंटलिटी, ये साइकोलॉजी चलती कैसे और इसके इम्पैक्ट क्या आते हैं। तो 57 कंट्रीज़ में से तुर्की भी एक कंट्री आती है जो मुस्लिम कंट्री है, और जो 32 नाटो की कंट्री हैं उसी में से केवल और केवल तुर्की ही एक ऐसी कंट्री है जो नाटो का पार्ट है, उसकी मेंबर है। बाकी कोई और मुस्लिम कंट्री नाटो का हिस्सा नहीं है। मेरी नॉलेज में यही है। अगर ये गलत हो या कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन अधूरे रह गई हो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं चेंज करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे प्रूव नहीं करना है कि मैं ये सोचती हूँ, नहीं, वी आर जस्ट डूइंग द डिस्कशन। क्या पता कल क्या होके निकले, पर जो भी हो शांति से हो। तो अब बात आती है कि तुर्की जो है एक अकेली मुस्लिम कंट्री नाटो की मेंबर है। रीज़न क्या है? क्योंकि जितनी कंट्रीज़ हैं मुस्लिम कंट्री, उसमें तुर्की ही एक अकेली कंट्री ऐसी है जिसमें रेडिकल इस्लाम को फॉलो नहीं किया जाता। रेडिकल का मतलब है कट्टरपंथी सोच। इस्लाम कट्टरपंथी सोच रखता है नहीं रखता है, मैं इस बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं करूँगी क्योंकि वो टॉपिक बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक, बट इस्लाम को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग इस्लाम को रेडिकलाइज फॉर्म में यूज करता है। इसीलिए कई मुस्लिम कंट्री ऐसी भी हैं जिन्हें आतंकवादी कंट्री घोषित किया गया है, और कई मुस्लिम कंट्री ऐसी है जहाँ पे लाइफ नाम की चीज़ नहीं है। ईरान को देख लो, अभी लास्ट ईयर की बात है शायद, जब वहाँ वेमेन के बुर्का पहनने पर और उस पर कितना बड़ा बवाल हुआ। अफगानिस्तान देखो, सीरिया को उठा के देखो आप, पूरी की पूरी कंट्री ऐसी है जहाँ पे लाइफ नाम की चीज़ ही नहीं है। अब वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, सिर्फ रेडिकल सोच की बात कर रही हूँ। कट्टरपंथी धर्म के नाम पे जो कट्टरवादिता को फॉलो करते हैं। तुर्की एक अकेली ऐसी कंट्री है जिसमें कट्टरवादिता फॉलो नहीं होती, इसीलिए वो अलाई है नाटो कंट्रीज के साथ। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश वीक होती है या जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। अलाइज का मतलब होता है मित्र कंट्री, और वो नाटो की पार्ट केवल तब तक रह सकती है जब तक वो अपने यहाँ पे रेडिकल इस्लाम को फॉलो नहीं करेगी। जिस दिन तुर्की में रेडिकल इस्लाम फॉलो होना चालू हो जाएगा वो नाटो की मेंबर नहीं रहेगी। तो मेरा कहना ये है कि तुर्की भी तो एक कंट्री है जो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे क्या रेडिकलाइजेशन है? तो वो लोग शांति से जीते हैं ना। तो जब एक पूरी कंट्री में एक इस्लाम धर्म को फॉलो करते हुए लोग शांति से जी सकते हैं तो दूसरी जगह पर भी जी सकते हैं ना। पर इतनी बड़ी आबादी की एक कट्टरवादी सोच के देखिए, पूरी पूरी कंट्री को ऐसा बना के खड़ा कर देती है जहां पे लाइफ नाम की चीज़ नहीं है। और उस चीज़ को, उस कट्टरवादिता को हम हिंदुस्तान में भी फेस करते हैं, ना केवल आपस में लड़के, बल्कि जब मदद करने की बात आती है ना तब भी हम इस चीज़ को फेस करते हैं कि हम इस मुस्लिम कंट्री की मदद करें और इसकी ना करें। जब भी इस दुनिया में आपदा आती है ना, हिंदुस्तान दिल खोल कर मदद करता है, और उस टाइम पे सारे हिंदू मुस्लिम एक होकर के दूसरी कंट्री की मदद करते हैं। पर रिसेंटली अभी क्या हुआ, 2024 में जब तुर्की में और सीरिया के भी एक पार्ट में इतना भूकंप आया जिसमें 50,000 लोग से ज़्यादा की डेथ हो गई, वो तो आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे। तुर्की जो 370 के टाइम पर, जब 370 हटी थी तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट थी, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान आपदा के समय आगे बढ़ के तुर्की पहुंचता है और तुर्की की उस आपदा में लोगों की मदद करता है। पर मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने तुर्की की मदद की, बावजूद इसके कि तुर्की इंडिया के अगेंस्ट खड़ा है, तुर्की हमारा मित्र देश नहीं है, पर क्या आपदा के समय इंडिया जिस तरीके से तुर्की की मदद की, सीरिया की मदद कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उस कंट्री, सीरिया तो पूरी डैमेज कंट्री है, पूरी डैमेज कंट्री है सीरिया। अब अगर हम वहां मदद करने जाए ना, पता लगा हमें ही मदद मांगनी पड़ गई है। तो सोच के देखिए, इस कट्टरवादी सोच ने कितनी कंट्रीज को ऐसे ही डैमेज करके रख रखा है। और लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर अंदर यूरोपियन कंट्री में भी
ये रेडिकल इस्लाम की वजह से जो आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ी तो वो भी अगेंस्ट हुए ना, वहां पे जाके हिंदू नहीं थे। तो इसलिए ये गहराई से सोचने की बात है कि पूरी दुनिया में ये चीज चल रही है, तो अब हमें अपने पार्ट पे क्या करना चाहिए। आज नहीं करोगे तो आने वाले 10 सालों में करोगे, वो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या है कि जो ये रेडिकल इस्लाम है, इसमें ना लोग इन्वेंटर नहीं है, रिसर्च नहीं है, बस आबादी है और निकल जाते हैं। कितने मार पाते हैं? 10,000 मार दिए, 20,000 मार दिए, तो क्या उससे दुनिया का नक्शा बदल लोगे? अब जैसे ओसामा बिन लादेन, यूएस की 2 बिल्डिंगें गिरा दी उसने, क्या कर लिया? 4-5 हजार लोग मरवा दिए, बात ही खत्म। इससे तुम कुछ साबित कर पाते हो क्या? क्या ओसामा बिन लादेन एक ऐसा बंदा था जो अमेरिका से टक्कर ले सकता था? तो ये जो कट्टरवादी सोच चलती है ना, ये क्या करती है? ये सिर्फ ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाती है, कर कुछ नहीं पाती। ये 57 कंट्रीज भी वो बन के खड़ी हुई हैं जहां पे लाइफ नाम की चीज नहीं है। अरब में जो है, अरब इनके साथ अब नहीं खड़ा होता। क्यों? क्योंकि अरब अब अपने आप को चेंज करने में लगा हुआ है। बीच में जो ईरान में हुआ, इसराइल की लड़ाई हुई, अरब आया बीच में? नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां पे सोच बदल रही है, वहां पे चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि दुनिया के साथ मिलके चलना है तो वो चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। भाई तुम्हारे पास ऑयल ही तो है, बाकी क्या है? कुछ नहीं। ऑफ कोर्स तुम ऑयल नहीं दोगे तो दुनिया का काम रुकेगा, पर यकीन जानिए इतनी रिसर्च अमेरिका रशिया जैसे लोग कर चुके हैं कि इनके पास ऑयल की क्वांटिटी है। रशिया के पास तो है ना, तो तुम्हें उड़ाने में इन्हें देर नहीं लगेगी। क्या कर रहे हो? इस सब से सिर्फ ह्यूमन लाइफ को खराब कर रहे हो। मैं इस्लाम के अगेंस्ट नहीं हूं, उसका जो रेडिकलाइजेशन का रखा है उसके अगेंस्ट हूँ, और मैं उसे ऑल ओवर द वर्ल्ड देख कर के सोचती हूँ। और यकीन जानिए अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ बस मैं न्यूज़ में सुन रही हूँ तब मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता होती हैं, बट जिस तरीके से मेरे को रिसर्च करनी चाहिए, मुझे लगता है कि अब मुझे पूरी तरीके से रिसर्च करनी चाहिए। और हम जो ये हर रोज़ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते रहते हैं ना, उससे हमें बाहर निकल के दूसरे तरीके से सोचना चाहिए। हम 370 को भी बड़े प्यार से हटाने में, हम इस कट्टरवादी सोच को भी बदलने में कामयाब होंगे होंगे पर जहां वो 57 कंट्रीज मुस्लिम कंट्री बनाने में कामयाब हुए हैं, मुझे ऐसे लगता है कि अब 1-2 हिंदू कंट्री भी बननी चाहिए। हमने 370 हटाई, बताओ कश्मीर में किससे ज़मीनें या किसके अधिकार हटा दिए? ये हिंदू कंट्री भी हो जाएगी तब भी यहाँ पे सब खुशी रहेंगे। है नहीं ना, अपने खून में नहीं है वो कि इसको मार दो, उसको मार दो, इसका कत्लेआम कर दो, उसका कत्लेआम कर दो। नहीं है वो, हमारे बस की नहीं है। इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर हैं, करना नहीं चाहते, हमारी आत्मा गवारा नहीं करती। बट हिंदू कंट्री होने से रेडिकलाइजेशन पे एक लगाम तो लगेगी। तो नेपाल में जो आवाज़ उठ रही है, मैं उसके पक्ष में हूँ कि हाँ, नेपाल को फिर से हिंदू कंट्री में कन्वर्ट होना चाहिए। और मैं हिंदुस्तान के पक्ष में भी हूँ कि हिंदुस्तान को भी हिंदू कंट्री में कन्वर्ट होना चाहिए। क्योंकि मैंने हिंदुस्तान में जो चल रहा है उसको तो डिस्कस ही नहीं किया, मैंने उसे डिस्कस किया है जो हिंदुस्तान से बाहर चल रहा है। क्यों चल रहा है? वहां पे तो हिंदू नहीं लड़ रहे। तो फिर कोई एक सोच है ना जिसके बदलने की बहुत ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आबादी बहुत बड़ी हो गई है। अब ये आबादी बहुत बड़ी हो गई है तो फिर ठीक है, डिसीजन तो लेने पड़ेंगे, काम तो करना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ के पक्ष में हूँ कि हिंदुस्तान को भी हिंदू कंट्री के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए और नेपाल को भी होना चाहिए। पर हमें देश की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए और साथ में इंसानियत को कभी भूलना नहीं चाहिए। मुझे उस वक्त बहुत बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि तुर्की को भी मदद क्यों दे, तुर्की तो हमारा विरोध कर रहा है। पर जब आपदा आई और एक आम आदमी मर रहा था तो सही मदद पहुंचाई। पर मुझे अफसोस था कि हम उस तरीके से सीरिया को मदद नहीं पहुंचा पाए, सिर्फ और सिर्फ रेडिकलाइजेशन की वजह से, कट्टरवादी सोच की वजह से। तो
ये छोटी छोटी चीज़ें उठा उठा करके आपस में एक दूसरे को लड़ना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे, प्लीज़ ये सब बंद करिए, शांति से सोचिए। और मैं एक हिंदू हूँ इसलिए हिंदू कंट्री नहीं, हाँ 57 कंट्रीज बन चुकी हैं और उसमें से कई कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे जीवन नहीं है। और इस सोच में कितना रेडिकलाइजेशन है वो मैंने असदुद्दीन ओवैसी से सीखा था। असदुद्दीन ओवैसी जब तक राम मंदिर का फैसला नहीं आया था तब तक यही बोलते रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी आगे वाली पीढ़ियों को लगातार याद दिलाता रहूँगा कि वहाँ पे मस्जिद थी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पे मंदिर की जगह मस्जिद होगा। ये रेडिकलाइजेशन सोच है और इस देश में एक नेता के दिमाग से ये चीज़ निकल रही है। तो गहराई से सोचने का विषय तो है, ऐसी सोच को ख़त्म करने का विषय है, ये सोचने का विषय है। और मैं इसका भी विरोध क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी, मैंने इनकी डिबेट सुनी थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने जब असदुद्दीन ओवैसी के साथ डिस्कशन चल रही थी तो ये बोला था कि आप तो बैरिस्टर हैं, आप एक काम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, आप जाके मुस्लिम पक्ष की तरफ से केस लड़िए सुप्रीम कोर्ट में और जीतिए। जो आप कह रहे हो अगर वही सत्य है तो जाइए। उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं, क्योंकि कोर्ट से बाहर खड़े होकर कोई भी कुछ भी बोल सकता है। वो जितनी दलीलें, जितने तरीके संविधान यहाँ पढ़ाते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, वो बैरिस्टर हैं, ये बिल्कुल सच है असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन वो उन लोगों को समझा रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, उनका बेवकूफ़ बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे ना, उन्हें कानून सारे पता है, उन्हें सबूतों का मतलब पता है, वहाँ उनकी दाल गलेगी नहीं। उन्हें भी पता है कि वो अपनी जगह पे जहाँ बोल रहे हैं वो गलत है। वरना जब तुम आगे आने वाली पीढ़ियों को तैयार कर रहे हो कि मैं उन्हें याद दिलाता रहूँगा तो ज़रूरत ही क्या पड़ी है। अगर तुम अपनी जगह पे सही हो तो जाओ सुप्रीम कोर्ट में लड़ो जाके। नहीं, मैं संविधान को मानता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ, और जब निर्णय आ जाता है तो तुम्हारी सोच रेडिकलाइज हो जाती है। तो ये तो गहराई से सोचने की चीज़ है, इसको सोचना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से नेपाल में जो आवाज़ उठ रही है सही है, और हिंदुस्तान को भी हिंदू कंट्री में कन्वर्ट होना चाहिए। पर सब जितने भी सनातनी हैं, ये बड़ा खुश होने का विषय नहीं है, क्योंकि जब बहुत एक्साइटमेंट में आप खुश हो जाते हो ना तो आप भी रेडिकलाइज ही हो जाते हो। 370 हटी, कश्मीर अभिन्न अंग की वजह अब पूरी तरीके से भारत का अंग है, क्योंकि पहले तो संविधान में जब तक 370 नहीं हटी, जम्मू कश्मीर के लिए लिखा जाता था कि वो भारत का एक अभिन्न अंग है, किसी दूसरी स्टेट के लिए नहीं लिखा जाता था, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ो पहले से, तब आपको पता चलेगा। लेकिन आज नहीं है, पर सब कुछ सेफ है, जो जहाँ है वो वहाँ है, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और अब आतंकवाद वहाँ से, मैं ये नहीं कहूँ कि पूरी तरह ख़त्म हो गया, बट 80-90% तो ख़त्म है। शांति से जीवन जीने के लिए मिला होता है, शांति से जियो। और मैं केवल और केवल कट्टरवादी सोच के खिलाफ हूँ, बाकी किसी के नहीं। क्योंकि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊँगी ना, मैं भी हिंदू नहीं रह जाऊँगी। आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, पर जब तक है और जब तक इस समाज की और संसार की व्यवस्था बना के रख सकते हैं, उसके लिए तो मैं कार्य करती रहूँगी और आवाज़ पे उठाऊँगी, वो मेरा अधिकार है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।